बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर गियास नबी तैयब है। मैं मेदा जिगर आंत का स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों भाइयों, आप सबको मालूम है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आम लफ्ज़ों में अपनी ज़बान में तबखीर बादी का मसला एक काफ़ी अमूमी मसला पाया जाता है। कहा जाता है कि एक बड़ा 5 आबादी को लाजमी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल रहते हैं। अब वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या? पेट में दर्द, कभी कब्ज़, कभी लूज़ मोशन, कुछ लोगों को ज़्यादातर कब्ज़, और अगर मोशन खुल के आ जाए उसके साथ पेट की दर्द का ख़त्म होना। और ये स्टीरियोटाइप सिम्टम्स छोटी उम्र में स्टार्ट हो के तो सारा साल चलते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मुतालिक अभी तक साइंस कोई पक्की वजह ढूंढने में नाकाम है, लेकिन ये एक चीज़ पक्की है कि कुछ फैमिलीज़ में ये मसाइल होते हैं, यानी इसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट डेफिनेटली शामिल है। उसके बाद कुछ क़ज़ा का अंसर शामिल है, कुछ अगले बंदे की पर्सनैलिटी, कि अगला बंदा कितना जल्दी टेंशन में आ जाता है, कितनी उसकी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, अपने पे जबर करता है, दूसरों पे गुस्सा दिखाता है, या अंदर ही अंदर जलता कोई तरह रहता है। उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ जरासीम वो इस मसले को स्टार्ट करके तो उसके बाद फिर चले, जिसको पोस्ट इन्फेक्शस IBS कहते हैं। अब ये है इस बीमारी के मजमूआ। अब इसका डायग्नोसिस क्या है? पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इतने अच्छे सिम्टम्स, स्टीरियोटाइप सिम्टम्स साल से स्टेबल चल रहे हों, अदरवाइज़ पेशेंट बिल्कुल ठीक हो, उसके ब्लड टेस्ट जो अमूमी तौर पर हम करवाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो हमें कोई एडवांस टेस्टों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि ऐसे पेशेंट में कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए। अगर कोई अलार्म सिम्टम नहीं है तो कोलोनोस्कोपी का कोई काम नहीं। अपर जी एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी जो कि आम लोगों के ज़हन में है वो भी करनी चाहिए। अगर फैमिली में सेलिक डिजीज़ नहीं है, कोई सेलिक डिजीज़ का शायबा नहीं बन रहा, तो उसमें भी अपर जी एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायग्नोसिस है प्योरली क्लिनिकल कि सिम्टम्स क्या हैं, कितने सालों से सिम्टम्स हैं, और बाकी सेहत अगले बंदे की कैसी है। अगर तो बाकी सेहत अच्छी है, स्टीरियोटाइप सिम्टम्स हैं, साल सिम्टम्स हैं, क्राइटेरिया इतने वेल डिफाइंड है, इसको हम कहते हैं कि रॉन्ग क्राइटेरिया, जिसकी बेसिस पे हम IBS का डायग्नोसिस बड़ी कन्विंसिंगली ऑफर करते हैं। ज़ाहिर बात है कि अगले को कन्विंस करना, उसके लिए डिटेल काउंसलिंग रिक्वायर्ड है। अगले को समझाने की ज़रूरत होती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं बाकी मसाइल ज़िंदगी के, तो या तो इस मसले के साथ रहो, या फिर चंद एक अद्वियात है जिसके साथ हम तुम्हें बेहतर कर सकते हैं। तो रीएश्योरेंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज़ ये की कंपोनेंट है इस बीमारी की मैनेजमेंट में। लेकिन इससे आगे निकल के अगर हमने मैनेजमेंट देखनी है तो उसमें ज़रूरी बात है कि अगले बंदे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, अगले बंदे को नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए टेक्निक्स, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गया, पैदल वॉक हो गई, मेडिटेशन, जिस चीज़ में अगले बंदे को सुकून मिलता है उसमें हमें उसको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अद्वियात का रोल क्या है? अब अद्वियात का रोल मेनली सिम्टोमेटिक है कि जितने सिम्टम्स उतना इलाज। ज़्यादातर लोगों में कब्ज़ के मसाइल पाए जाते हैं, तो कब्ज़ के मामले में जो हम लोग के फाइबर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब उसमें कई दफ़ा ये कहा जाता है कि इस्बगोल का छिलका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें एक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों पाए जाते हैं। पेशेंट जिनको IBS है उनमें सॉल्युबल फाइबर का रोल ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कॉम्बिनेशन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की। और क्योंकि इस बीमारी में आंतों में स्पेज़म आ जाता है, तो कोई भी एंटीस्पेज़मोटिक ड्रग जो कि स्पेसिफिकली आंतों में काम करती है, जिसमें सबसे अच्छी दवा मेबेफ्रिन सोडियम है। अगर मेबेफ्रिन सोडियम और फाइबर को कंबाइन करके ऐसे पेशेंट में दें तो नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। जनरली दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा का कॉम्बिनेशन बहुत काफ़ी है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी उसका कॉम्बिनेशन भी ऑफर करती हैं, अदरवाइज सेपरेटली भी आप दे सकते हैं। कन्वीनियंस क्या है, अगर इकट्ठे दे दे तो एक ही कॉम्बिनेशन दे दो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिन लोगों में लूज मोशंस होते हैं उनमें एंटी स्पेज़मोटिक के साथ साथ एंटी डायल एजेंट्स भी देने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें कभी कब्ज़, कभी लूज मोशन का मसला आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर किसी को IBS है तो उसका मसला सारी ज़िंदगी के साथ चलना है, क्योंकि उसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ है, उसका ताल्लुक उसकी पर्सनैलिटी के साथ है, उसका ताल्लुक जो आंतों में केमिकल्स हैं उसके उतार चढ़ाव के साथ है। तो वंस अ पेशेंट ऑफ IBS ऑलवेज अ पेशेंट ऑफ IBS। स्टेबल डायग्नोसिस है, इसकी कोई पेचीदगी नहीं होती, इसमें कोई कैंसर की तब्दीली नहीं है, जिसम में कोई मनफी असरात नहीं होते। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है। अगर आपको कोई भी इस
IBS کے متعلق سوالات ہوں یا کسی موقع پہ کوئی پوچھنا ہو تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.